बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम जो नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओस हैं जिन्हें हमने कवर करना है। पहला एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि हम स्पीशीज को डिफाइन करें, और सेकंड एसएलओ में स्पीशीज बनने का जो प्रोसेस है जिसे आप स्पीशिएशन कहते हो, इसे बाकायदा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वहां आप लोगों ने देखा था टेक्सोनॉमिक रैंक्स दिए हुए थे। उन रैंक्स का सबसे लोवेस्ट लेवल जो था वो आपके पास स्पीशीज था। आज हम उसे यहां डिफाइन करेंगे, लेकिन ये स्पीशीज लिंक करती है इससे पहले वाले एसएलओ से, जो कि इसी चैप्टर में फर्स्ट एसएलओ टॉपिक था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। वहां भी मैंने आप लोगों को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यही समझाया था कि आपके पास एक एंसेस्टर है जिसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट चेंज होने से क्या हो रहा है कि उसके अंदर कुछ एडॉप्टेशंस आ रही हैं, तब्दीलीज आ रही हैं। वो तब्दीली जो है उसे उस माहौल में जिंदा रहने में मदद करती है, और वो उस एडॉप्टेशन को, चेंज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी करता है। जब ये काम कई जनरेशन तक चलता रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, हर आने वाली जनरेशन के पास पीछे वाली जनरेशन की एडॉप्टेशंस भी होती है, और वो कुछ एडॉप्टेशन खुद भी इवॉल्व करती है। कई जनरेशन के बाद एक ऐसी जनरेशन आती है जिसमें अपने एंसेस्टर से इतना चेंज आ चुका होता है कि अब हम कहते हैं ये एक नई स्पीशीज बन गई है। तो इसलिए हमें पहले स्पीशीज को डिफाइन करना सीखना है कि असल में क्या क्राइटेरिया है जिससे आपको पता लगेगा कि अब ये एक नई स्पीशीज बन गई है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो कहते हैं स्पीशीज को डिफाइन करना एक कंप्लेक्स टास्क है। उसकी वजह यह है कि स्पीशीज स्टैटिक नहीं है। अभी आपको बताया कि ये इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आती हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी तो यही बताती है। अब चूंकि आपके पास स्पीशीज स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक से मतलब ये है कि वो इवॉल्व होती आई है, शुरू से ऐसी नहीं है, तो आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है स्पीशीज को डिफाइन करना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड आउट करना या डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां से हम कहते हैं एक स्पीशीज वहां तक थी और उसके बाद जो जनरेशन आई वो एक नई स्पीशीज थी। यहां एस डाल दें, स्पीशीज सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही होता है। तो आपने मेरा पॉइंट पिक किया कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में कई जनरेशन के बाद जब आप एक दावा करते हो एक नई स्पीशीज आई है, वहां कोई एक साफ क्लियर पॉइंट नहीं होता कि हम के इस पॉइंट से पहले एक अलग स्पीशीज थी, इसके बाद जो आई है वो एक नई स्पीशीज है, जिस वजह से हमारे लिए ये थोड़ा क्लासिकली डिफरेंट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, साइंटिफिक एडवांसमेंट से पहले जो टेक्सोनोमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे, वो फिर कैसे किया करते थे? वो क्या करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा करते थे। वो ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में एक दूसरे से बड़े नुमाया हैं, मुख्तलिफ हैं, उन्हें उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग स्पीशीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन आज हम जो है बेशक मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी शेप और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन हमने जो प्राइमरी डिफाइनिंग फीचर है ना वो फिक्स कर लिया है। ठीक है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वेरी करते हैं, लेकिन असल जो क्राइटेरिया है हमारे लिए स्पीशीज को डिफाइन करने का वो ये है कि स्पीशीज आपके पास उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप का नाम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें मेटिंग प्रोसेस हो सकता है अंडर नेचुरल कंडीशन, और साथ शर्त रखती कि एक तो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, दूसरा जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करें वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होने चाहिए। फर्टाइल से मतलब यह है कि इनके ऑफस्प्रिंग जब मेटिंग करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, वो भी आगे से नई जनरेशन बना सके, वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो एक तो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन साथ ये भी लागू होती है कि ठीक है, अगर इंटरब्रीडिंग हो गई है, मेटिंग हो गई है, तो जो ऑफस्प्रिंग आना चाहिए वो भी फर्टाइल हो, वो भी आगे से मेटिंग के थ्रू नई जनरेशन बना सके। ठीक है, और कहते हैं ये आपके पास रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं बाकी दूसरे तमाम ग्रुप से। ये भी इनकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप रिप्रोडक्टिवली बात करो तो ये सिर्फ आपस में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर पाते सक्सेसफुली। तो जब आपके ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं
आप कहते हो ये जो ग्रुप है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एक स्पीशीज बना रहे हैं जो आपस में इंटरब्रीड भी कर रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी बना रहे हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। इन्हीं जैसे ही होंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, ये किसी और तरह के ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। मैं आपको अभी सिमुलेशन दिखाता हूं एक तो, और आपने वहां पहली चीज ये देखनी है कि क्या दो डिफरेंट सिमुलेशन के अंदर नजर आने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्या वो दो डिफरेंट स्पीशीज हैं या एक ही हैं। ठीक है, हम लोग इनके फिजिकल फीचर की बेस पे इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बात ओके है कि अगर आप इनके फिजिकल फीचर देखें तो ये आपके पास पोलर बियर है। अब जो पोलर बियर है, हमने कहा कि ये खास स्पीशीज है। इवन आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ये बाकियों से मुख्तलिफ होंगे। आप देख के बता सकते हो ये एक अलग स्पीशीज है। लेकिन हमने कहा है कि एक खसूसियत तो ये भी है कि ये आपस में जब इंटरब्रीड करते हैं तो ये अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हो। देख रहे हो बेबी बियर, ये जो बेबी बियर है जब ये ग्रो करेगा और ये किसी के साथ मीटिंग करेगा तो ये आगे से ऑफस्प्रिंग बना सकता होगा। तो हमने ये कंडीशन रख दी। ठीक है, हम फिजिकल फीचर के साथ साथ इनके एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं इन्हें क्लासिफाई करते वक्त, जिसमें उसका स्केलेटन भी शामिल है, इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं इनके अंदर मौजूद डिफरेंसेस में। ठीक है, अब ये आपने एक स्पीशीज देखी पोलर बियर की, जिसको आपने विजुलाइज किया कि ये किस तरह बाकियों से मुख्तलिफ है और आगे से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और सिमुलेशन जिसमें आप देखोगे टोटली एक डिफरेंट स्पीशीज है हमारे पास। ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, ये आपका डोमेस्टिक हॉर्स है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। अब आप बड़े वाजिया तौर पे देख के बता सकते हो कि भाई हां, आप इनकी ज़ाहरी खुसूसियात देखो तो ये एक अलग स्पीशीज है। ठीक, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो मौजूदा डेफिनेशन है ये उस पर भी पूरा उतर रही है कि ये जो एनिमल है ये अपने ही जैसे किसी दूसरे एनिमल के साथ इंटरब्रीड करेगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। हॉर्स बियर के साथ मीटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अपने ही जैसे नजर आने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो इसी की स्पीशीज का मेंबर है, जिस स्पीशीज से ये बिलोंग करता है वो भी इसी स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, ये उसके साथ मीटिंग करेगा और इसके नतीजे में जब इनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो वो भी इन्हीं जैसा होगा। अच्छा, ये आपने हॉर्स तो देखा। अब ये सिमुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आगे इसकी एक एग्जांपल देनी है सिनेरियो के अंदर। अब जरा आओ अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, क्विकली वन टाइम अगेन रिवाइज करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करें, नंबर 1 कंडीशन, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, नंबर 2 कंडीशन, और नंबर 3 रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। अच्छा, अब मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ठीक है, शुरू में दावा किया ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमारे लिए वो एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि हम के इससे पहले एक अलग स्पीशीज है, इसके बाद वाली जनरेशन जो है वो एक अलग स्पीशीज है। इसलिए हम देखते हैं कि हमने एक अच्छी डेफिनेशन तो बना ली, लेकिन इसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो उन ऑर्गेनिज्म का हम क्या करें जिनमें होती ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेटिंग करते ही नहीं है, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वही रिप्रोड्यूस करता है और नए ऑफस्प्रिंग बना देता है, तो वहां क्या होगा, वो स्पीशीज नहीं होगी। तो यानी कि इस डेफिनेशन में भी हमें कुछ लिमिटेशन मिलती हैं। अच्छा, आपके पास हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ही स्पीशीज के दो मेंबर में मीटिंग हुई, लेकिन अगर उनके जो ऑफस्प्रिंग बने वो फर्टाइल की जगह स्टीराइल निकल आए, इनफर्टाइल निकल आए, यानी कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हुए, वो आगे से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीशीज का मेंबर ही नहीं रहेंगे। ठीक, इसी तरह अब ये एक बड़ा यूनिक सिनेरियो है जो हम अपनी कॉमन डे लाइफ में भी देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपस में इंटरब्रीड करती हैं, और जब वो इंटरब्रीड करती है तो उनसे एक हाइब्रिड बनता है।
तो इस हाइब्रिड के बारे में क्या कहेंगे, जो दो डिफरेंट स्पीशीज के आपस में इंटरब्रीड करने से आगे, ऑल्दो कि ये भी इनफर्टाइल ही होता है, ये आगे से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन ये कहां आएगा स्पीशीज की डेफिनेशन के अंदर। जैसे आपने अगर कॉमन अपनी डेली लाइफ में देखा हो, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में जब मीटिंग होती है तो इससे जो एक नया ऑर्गेनिज्म आता है उसे आप कहते हो म्यूल। ठीक है, अगर आप हॉर्स के फीचर देखोगे तो आपको इसमें लॉन्ग फेस नजर आ रहा है, स्मॉल राउंडेड आईज नजर आ रही हैं, शॉर्ट ईयर्स होते हैं इनके। और अगर आप डंकी को देखोगे तो इसका फेस शॉर्ट होता है। ठीक है, यहां से एंगल कुछ ऐसा है कि आपको वो लॉन्ग लग रहा है, अदरवाइज शॉर्ट होता है। वाइड आईज होती हैं, लार्ज ईयर्स होते हैं, एजेस जो है वो डार्क होते हैं। जबकि इनका जो बेबी होता है म्यूल, उसको अगर आप देखोगे वो हॉर्स की तरह, उसका फेस तो लॉन्ग होता है लेकिन डंकी की तरह उसकी आईज जो है वो वाइट होती है, ईयर भी कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं हॉर्स से। ठीक, इसका हम क्या करें, इसी तरह इसका ऑपोजिट कर लो। वहां आपके पास मेल डंकी था, आप मेल हॉर्स कर लो और फीमेल डंकी कर लो, अब जो हाइब्रिड बनेगा वो आपके पास ही नहीं है। ठीक, तो इनका हम क्या करें। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, फॉसिल रिकॉर्ड, वो स्पीशीज जो आज नापैद हो चुकी हैं, हमें ज्यादा उनके बारे में नहीं पता, हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं जिससे हम कहते हैं हाँ ये मौजूद थी माजी के अंदर। इनका क्या करें, इनके अंदर क्या क्राइटेरिया रखें कि ये फॉसिल एक अलग स्पीशीज का है, दूसरा फॉसिल अलग स्पीशीज का है। हमें कैसे पता लगेगा कि आपके पास उनमें रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि हम तो उन्हें ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, वो तो नापैद हो चुके हैं। हम कैसे ये ऑब्जर्व करें कि ये जो आपने जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल लिया है ये किसी डिफरेंट ग्रुप से रिलेट करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपके पास जो कुछ फॉसिल रिकॉर्ड आए हैं क्या वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरब्रीड करते थे या वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे। आप बाज औकात फॉसिल्स को देख के ये नहीं बता पाते हो, तो वहां क्या करोगे। जैसे अभी मैं आपको एक दिखाता हूं फॉसिल, सिमुलेशन है हमारे पास, इसमें आप एक फॉसिल को ऑब्जर्व करो। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये बर्ड की एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान आपको ये एक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, लेकिन आप इसके फॉसिल से क्लियर नहीं बता पाओगे कि ये किस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है। क्या इसके टाइम में और जो इस तरह के बर्ड्स टाइप फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, क्या ये उनमें किसी के साथ मेटिंग करता था या ये सिर्फ अपने जैसों के साथ मेटिंग करता था। आप बजाहिर फॉसिल से नहीं आइडिया लगा पाते हो। ठीक है, अब ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके एनाटॉमी के, स्केलेटन है ये देखो। अब हमें इस तरह से ये देख रहे हो, ये हमें इनका फॉसिल मिलता है इस तरह, जिसको जब हम अरेंज करते हैं तो वहां से हम गेस करते हैं अच्छा ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा होता होगा। बाकी तो हमने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसकी फिलिंग की हुई है कि ये हमें दिखने में ऐसा नजर आता होगा। अब आप इसको देख के कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड था, सिर्फ अपने ही जैसों के साथ रिप्रोडक्शन किया करता था, मेटिंग किया करता था। तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सेकंड हमारा एसएलओ है डिस्क्राइब स्पीसीएशन। हमने डिटेल से बताना है कि ये जो प्रोसेस होता है नई स्पीशीज के बनने का, ठीक, ये क्या है। स्पीसीएशन हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। आपके पास ऑलरेडी एक पॉपुलेशन है, उससे एक नई स्पीशीज का इवॉल्व हो जाना, जिसको हमने पीछे पढ़ा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर के डार्विन उसके बारे में क्या बताता है। कहते हैं ये प्रोसेस तब होता है जब कोई बैरियर, अब वो फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, बायोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है, वो प्रिवेंट करता है, रोकता है किसी भी स्पीशीज के मेंबर्स को रिप्रोड्यूस होने से, एक दूसरे के साथ मेटिंग करने से, जिस वजह से हम कहते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। ठीक है, बैरियर देखो फिजिकल भी हो सकता है, जैसे आप देखते हो दो पॉपुलेशंस के दरमियान एक दरिया हाइल हो जाए, एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बीच में एक दरिया है, या माउंटेन अपीयर हो जाए, तो ये फिजिकल बैरियर है। रिप्रोडक्टिव बैरियर अभी हमने आगे इन सबको पढ़ना है डिटेल में। रिप्रोडक्टिव बैरियर में आप कहते हो कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म का जो स्पर्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, वो रिप्रोडक्टिव बैरियर हो जाता है क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इस तरह से इवॉल्व हुए होते हैं। तो इस बैरियर की वजह से फिर क्या होता है कि आप देखते हो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में मेट नहीं कर पाते, हम कहते हैं ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। रिमेंबर बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है।
ठीक, होता यह है कि जब आपके पास एक सिंगल स्पीशीज इस तरह से डिवाइड कर जाती है, जिसके नतीजे में आपके पास दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स बनते हैं, तो आप देखते हो विद टाइम ये टोटली एक अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई है, जो कि असल में शुरू में एक सिंगल ग्रुप था, लेकिन उनके दरमियान कोई फिजिकल बायोलॉजिकल बैरियर आने की वजह से आपने देखा कि वो एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर सके, और विद टाइम हमने कहा हमारे पास एक अलग नई स्पीशीज इवॉल्व होगी है, जिसके अपने ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो दूसरे से नहीं मिलते। ठीक, अब मैं आपको जरा दिखाता हूं कि ये बैरियर आपको किस तरह सोसाइटी में या एक इकोसिस्टम में नजर आते हैं। स्पेशली फिजिकल बैरियर जो है, इन पे हमने हाईलाइट करना है। एक सिंपल से सिमुलेशन है, क्विकली हम ओवरव्यू करते हैं कि ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं किसी भी एरिया में, तो आपको वहां पे इस तरह के फिजिकल बैरियर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पास माउंटेन की शक्ल में हो सकते हैं। अब देखो यहां पे आपके पास अगर मैं हाईलाइट करूं, दो आप ये जमीन के हिस्से ले लो, बीच में बहने वाला दरिया जो है वो दो ग्राउंड्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये रिवर जो है ये एक तरह का फिजिकल बैरियर क्रिएट कर रहा है। अगर आप यहां देखो, ये देखो, अब पहाड़ों के दरमियान वैलीज होती हैं। अब एक वैली में एक तरह की पॉपुलेशन हो और दूसरी वैली में दूसरी तरह की पॉपुलेशन हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ये जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, इनके दरमियान आइसोलेशन आ जाएगी। एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ मेटिंग नहीं कर पाते, तो विद टाइम इनमें इतनी वाज़ेह चेंजेस आ जाती हैं कि हम कहते हैं ये दो अलग स्पीशीज इवॉल्व हो गई। ये आपके पास फिजिकल बैरियर जो है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, वापस आते हैं स्लाइड पे। सिंपल आपको एक ज्योग्राफी दिखाई है किस तरह से भी होता है। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ये जनरली आप कहते हो दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं प्री मेटिंग और दूसरा हम कहते हैं पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग जरा अंडरस्टैंड करो, बिफोर मेटिंग वो जो दो मेंबर्स हैं जिनमें मेटिंग प्रोसेस होगा और ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये मेटिंग से पहले ही होती है। इसमें फिर क्या होता है, जनरली आप देखते हो फिजिकल बैरियर हाइल होते हैं। जो दो पॉपुलेशंस हैं इनके दरमियान एक फिजिकल बैरियर आ जाता है जो इन्हें प्रिवेंट कर रहा होता है आपस में मेटिंग करने से। जैसे आपके पास कह रहा है रिवर हो गया, या फिर आप देखते हो कि अगर फिजिकल बैरियर नहीं है तो बाज़ औक़ात एक ही जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, लेकिन उनका ब्रीडिंग पीरियड, रिप्रोडक्शन करने का टाइम मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे यहां मुझे एग्जांपल याद आ रही है फ्रॉग की, कि बास फ्रॉग की स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें आप देखते हो उनकी ब्रीडिंग टाइमिंग डिफरेंट होती है। कुछ अर्ली इवनिंग करते हैं, कुछ लेट इवनिंग करते हैं, या नाइट टाइम में वो प्रेफर करते हैं मेटिंग के प्रोसेस को। इस वजह से भी फिर आप देखते हो कि उनमें वो एक आइसोलेशन आ जाती है। कुछ खास तरह के होंगे जो इवनिंग के टाइम पे कर रहे हैं, कुछ खास ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मेटिंग पार्टनर की सर्च ही नाइट टाइम में करनी है, तो उनमें भी एक आइसोलेशन आ जाती है। वो भी एक बैरियर का बायस बनता है। कहते हैं ये जो ब्रीडिंग पीरियड वाला डिफरेंस है ना, ये आप उन ऑर्गेनिज्म में देखते हो जो सेम स्पीशीज के होते हैं, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन का टाइम जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। वो एक ही दिन में मुख्तलिफ हो सकता है, सीजन वाइज मुख्तलिफ हो सकता है, या ईयर वाइज मुख्तलिफ हो सकता है। और तीसरा जो आपको प्री मेटिंग में आइसोलेशन की बायस बनती है वो हैबिटेट, माहौल का फर्क। जैसे अब मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं और आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं किस तरह माहौल का डिफरेंस जो है ये स्पेशिएशन करवा सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे एक माउंटेन एरिया दिखाता हूं और आपको मैं उस तरह अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि किस तरह माउंटेन की एक साइड नॉर्थ साइड पे एनवायरनमेंट और तरह का है, दूसरी साइड साउथ साइड पे एनवायरनमेंट और तरह का होता है। तो हैबिटेट जो है बाज़ औक़ात वो चेंज होने से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक आइसोलेशन आ जाती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब हम स्पेसिफिकली आते हैं और अपने एरिया को हाईलाइट करते हैं। अब आपके पास ये तीन डिफरेंट तरह के जोन्स हैं जी, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर। ये हमारा इस तरह से डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। आपने जो चीज हाईलाइट करनी है ना, वो ये देखो, इनमें एक रीजन होता है जहां मुस्तकिल स्नो रहती है, देख रहे हो व्हाइट हो गए। इससे नीचे वाला रीजन होता है जहां आप देखते हो सीजनल होती है स्नो, वरना बेयर रॉक्स होते हैं। उससे नीचे आपके पास
कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं, फिर एक और तरह के फॉरेस्ट आते हैं, और लास्ट पे आपके पास अगेन एक और तरह के फॉरेस्ट है। ठीक है, अब तीनों तरह में यही है, लेकिन अगर आप देखो स्पेशली ये वाला पॉइंट, अब आपके पास ये जो माउंटेन है ना, इसके ऊपर जो सन रेज फॉल कर रही हैं, माउंटेन की जो नॉर्थ साइड है उस पे एंगल और है, साउथ साइड पे एंगल देखो और है, ये ज्यादा स्टीप है। यहां आप देखते हो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है सनलाइट की बजाय इस एंड के, जिस वजह से यहां का टेम्परेचर जरा ड्रॉप रहता है, यहां का टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक होता यह है कि आपके पास अब जब हवा चलती है ना, तो हवा जैसे जैसे इस साइड पे ऊपर आ रही होती है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे आप ड्यू पॉइंट बोलते हो, जहां जाके आप देखते हो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उस एयर के अंदर जितने वाटर वेपर्स हो सकते हैं वो कैरी करती है, उससे मजीद वो ज्यादा वाटर वेपर्स कैरी नहीं कर पाती। यहां फिर आपको क्लाउड नजर आते हैं और उन क्लाउड की वजह से प्रेसिपिटेशन होती ही नजर आती है। जब आपके पास यही एयर फ्लो दूसरी साइड पे आता है, तो यहां फिर आप देखते हो कि आपके पास सनलाइट एब्जॉर्प्शन ज्यादा थी, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आप देखते हो इस एयर की जो वाटर वेपर्स को कैरी करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन कम और रेनफॉल कम होता है। तो आपके पास दो टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट्स आ जाते हैं एक फिजिकल बैरियर की वजह से। तो ये आपके पास दो अलग हैबिटेट्स हैं। इन दो अलग हैबिटेट्स में ऑब्वियस सी बात होती है, दो अलग तरह की स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेफर करते हैं रहना। तो अगर हम सिमुलेशन से हट के अपनी स्लाइड पे वापस आए, तो ये जो हैबिटेट का डिफरेंस है ना, ये भी प्री मीटिंग आइसोलेशन का बायस बनता है कि एक खास तरह के हैबिटेट में आप देखते हो एक ही तरह की स्पीशीज है, दूसरी स्पीशीज किसी दूसरी तरह के हैबिटेट में रह रही है, जिसकी वजह से उनमें आपस में मेटिंग नहीं हो पाती। इसके बरक्स दूसरी आपके पास आती है टाइप पोस्ट मेटिंग। अब पोस्ट मेटिंग जो है, हम लेक्चर को आप अभी यहीं स्टॉप करते हैं। आपने इसको एक दफा खुद पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद मैंने आना है स्पीशिएशन के पैटर्न पे। आपको प्री मेटिंग पोस्ट मेटिंग के बैरियर समझ आ गए हैं ना, तो आपके लिए आगे जो इनकी दो टाइप्स हैं, एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक, इन्हें अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल यहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैंने अभी जितना पढ़ाया इसको अंडरस्टैंड करो, सिमुलेशन से जरा उस चीजों को अपने जहन में विजुलाइज करो कि क्या क्या कंडीशन बनती हैं। कल जब हम आए तो हम इजीली इसको फ्लो में कवर करते हुए इस एसएलओ को कंप्लीट करें। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, टाइम थोड़ा है, एग्जाम आने वाले हैं और ये आपके एसएलओ बेस एग्जाम होने वाले हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एसएलओ की, उतना आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना इजी रहेगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हमारी दी गई वर्कशीट क्वेश्चन बैंक से, उतने ही मार्क्स ज्यादा अच्छे आने के चांसेस भी हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।